छात्राओं, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड का टॉपिक स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक अमीबा लाइक सूक्ष्मदर्शी पैथोजेनिक एंडोपैरासाइट है जो कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। यानी कि ये अंतः परजीवी है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, बीमारी उत्पन्न करता है। इस तरीके का एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ये मैन के जो है कोलन के अंदर रहता है और इसकी वजह से जो बीमारी कॉज होती है उसका नाम है अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। लैम्बले ने इसे डिस्कवर किया था और लॉश ने जो है इसके पैथोजेनिक नेचर के बारे में डिस्कवर किया था। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि देखा जाए तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। हर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ख़ास तौर से ये ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे इंडिया, चाइना, मेक्सिको, जहाँ की जो सैनिटरी कंडीशंस हैं वो काफ़ी पुअर हैं। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, it lives in the lumen of the lower portion of small intestine and entire large intestine of humans। यानी कि ये मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पोर्शन में, लोअर पोर्शन में और पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। ये जो है जो म्यूकोसल और सब म्यूकोसल लाइनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसको जो है इन्वेड करता है, भेदित करता है। और यहाँ पर जो है ये उसके जो टिश्यूज़ हैं, उस लाइनिंग के अंदर जो पाए जाने वाले टिश्यूज़ और लाल रक्त कणिकाएँ हैं इंटेस्टाइनल वॉल की, उनको खाता है और इसकी वजह से वहाँ पर अल्सर्स प्रोड्यूस होते हैं और इस वजह से डिसेंट्री हो जाती है जिस किसी भी मनुष्य में इसका इन्फेक्शन होता है। तो ज़्यादातर डायरिया देखने को मिलता है और ऐसे पीड़ित व्यक्ति में, और आगे चलकर जो है ब्लड भी जो है जो फीकस है उसके अंदर, फीसस के अंदर ब्लड भी देखने को मिलता है। तो अगर ये सही समय पे इसका उपचार नहीं हो और ज़्यादा लंबे समय तक यदि ये इसका इन्फेक्शन रहे बॉडी में, तो ये पूरे के पूरे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और साथ ही लिवर, लंग्स, किडनी और ब्रेन तक भी ये पहुंच सकता है। और जब बहुत ज़्यादा लार्ज एब्सेसेस हो जाते हैं लिवर के अंदर, तो फिर ये जो है फेटल भी हो सकता है, यानी कि इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। जो एडल्ट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। इसके 2 फॉर्म्स हैं, एक तो है ट्रोफोजॉइड फॉर्म या मैग्ना फॉर्म, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। ए जो लेबल्ड है वो ट्रोफोजॉइड फॉर्म है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और बी जो है वो है माइन्यूटा फॉर्म। तो ट्रोफोजॉइड फॉर्म जो है ये ज़्यादातर लार्ज साइज्ड होता है, जैसे कि आकार में आप देख भी सकते हैं कि ये बड़ा है, 20 to 30 म्यूएम इन डायमीटर, और ये फीडिंग फॉर्म है। ये जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, टिश्यू सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, WBCs, बैक्टीरिया, इन सब के ऊपर फीड करता है। और जो इसके एक सिक्रीशन है साइटोलाइसिन नामक, या जिसको हिस्टोलाइसिन भी कहते हैं, इसकी वजह से ये क्या करता है कि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है इसको जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसलिए ये एक पैथोजेनिक फॉर्म है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा स्टेज, जो कि ल्यूमन ड्वेलिंग होती है और ट्रोफोजॉइड के कंपैरिजन में छोटे साइज़ की होती है, और ये नॉन फीडिंग है। इस अवस्था के दौरान एंट अमीबा में कोई फीडिंग नहीं होती और इसलिए ये नॉन पैथोजेनिक है। इट इज़ अ नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। तो जैसे कि हमने पहले देखा, ट्रोफोजॉइड इट रिप्रेजेंट्स मेच्योर पैरासाइट विच इज़ एक्टिव और मोटाइल एडल्ट रिजेंबलिंग अमीबा
इन सम स्ट्रक्चरल डिटेल्स। ये जो है एंट अमीबा काफ़ी कुछ अमीबा की तरह ही है। इसमें स्यूडोपोडियम है जैसे कि आप देख सकते हैं, फूड वैक्यूल्स हैं, बीच में जो है केंद्रक भी आप वेल डेवलप्ड केंद्रक देख सकते हैं। और इसके आसपास जो है प्लाज्मा लेमा होती है, या जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और जो ट्रोफोजॉइट का साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो है 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। एक तो होता है एक्टोप्लाज्म जो कि बाहर की तरफ होता है, और एक होता है एंडोप्लाज्म जो अंदर की तरफ होता है। और इस अंदर की तरफ जो एंडोप्लाज्म है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स एक्सेट्रा सब पाए जाते हैं। अब आप ये नीचे जो चित्र देख रहे हैं वो है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ऑफ ट्रोफोजॉइट। तो आप देख सकते हैं कि ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, वेसिकुलर है, जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम्स पाए गए हैं। कोफॉइड और स्वीजी के अनुसार इसमें 6 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय अ डेलिकेट न्यूक्लियर एनवेलप हैविंग क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स ऑन इट्स इनर सरफेस। मतलब ये जो है पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, इसके चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, और साथ ही क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स भी अंदर की तरफ मिलते हैं। इसमें आप जो लेबलिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स है। फिर बिल्कुल बीचों बीच जो स्ट्रक्चर है वो है एंडोसाइम, या उसे कैरियोसोम भी कहते हैं। उसके आसपास जो है एक जो हल्का सा स्ट्रक्चर है गोल आकार का, उसे हैलो कहते हैं। और जो लंबी लंबी धारियाँ जो हैं वो हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्राइएशंस। तो ये जो है एक तरीके से कहना चाहिए व्हील का शेप जो है के समान होता है। अब फूड वैक्यूल्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं नंबर में और साइज़ में, और इनके अंदर जो है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो ट्रोफोसाइट है उसका न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक होता है। वो डिज़ोल्व जो मटेरियल है इंटेस्टाइनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन का, अपने होस्ट की जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसमें जो है जो कुछ भी फैगोसाइटस डेब्रिस है, यानी कि ब्लड और एपिथेलियल सेल्स हैं, वो सब का सब फूड जो है इंट्रासेल्युलरली डाइजेस्ट कर लेता है फूड वैक्यूल्स की मदद से और लाइसोसोमल एंजाइम्स की मदद से। इसके अलावा इसमें जो रेस्पिरेशन है वो है फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी कि इसको बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीदिंग के लिए, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। और हम सही मायने में ये एक एडेप्टेशन है, क्योंकि एक अंतःपरजीवी है, तो इसने अपने आप को इस प्रकार के एग्जिस्टेंस के लिए अडेप्ट कर लिया, यानी अनुकूलन इसके अंदर इस प्रकार का मिलता है कि इट इज़ अ फैकल्टेटिव एनारोब। फिर एक्सक्रीशन जो है नाइट्रोजनस जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, ये अमोनिया के फॉर्म में जनरल बॉडी सरफेस द्वारा सराउंडिंग मीडियम में ये डिफ्यूज़ कर देता है। माइन्यूटा फॉर्म होते हैं, ये प्रीसिस्टिक फॉर्म होते हैं जो कि छोटे, स्फेरिकल और नॉन मोटाइल होते हैं। साथ ही ये नॉन फीडिंग भी होते हैं और नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं। माइन्यूटा फॉर्म, इसके अंदर कोई स्यूडोपोडिया नहीं होता क्योंकि ये नॉन मोटाइल है, सो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो स्यूडोपोडिया, और फूड वैक्यूल्स भी नहीं है क्योंकि नॉन फीडिंग है। और ये जो माइन्यूटा फॉर्म है इट अंडरगोज एनसिस्टेशन, यानी पुटी भवन इसके अंदर होता है, एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट। इसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन पहुंचाने का काम होता है। तो यदि हम इसका ये लाइफ साइकिल का चित्र देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो मैच्योर ट्रोफोसॉइट है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मोनोजेनेटिक प्राणी है, यानी कि ये अपना जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन केवल एक ही परपोषी में पूरा कर लेता है। और पिग्स हुए, जो डॉग्स हैं, खरगोश हैं, चूहे हैं, ये इसके रिजर्वॉयर होस्ट्स माने गए हैं। तो मनुष्य इसका परपोषी है और उसी के अंदर ये सारी के सारी अपनी जीवन चक्र पूरा कर लेता है।
सबसे पहले आप देखेंगे कि मैच्योर ट्रोफोजॉइट के बाद आप देख सकते हैं एंट अमीबा शोइंग बाइनरी फिशन। तो ये जो बाइनरी फिशन है ये एक अलैंगिक रूप से जन्म करते हैं बाइनरी फिशन द्वारा, और इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप और इसके पश्चात साइटोकाइनेसिस द्वारा 2 संतति जीव बन जाते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी। और दोनों संतति जीव जीवाणुओं एवं परपोषी उत्तकों को खाते हुए शीघ्रता से वृद्धि करते हैं और ये फिर से द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। इनमें से कुछ परपोषी की नई कोशिकाओं में प्रवेश करके प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा रूप धारण कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाइन्यूक्लिएट न्यूक्लियस है, बाइनरी फिशन के बाद जो है आप एक प्रीसिस्टिक फॉर्म देख रहे हैं। तो प्रीसिस्टिक फॉर्म जो है इसके अंदर ये जो प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा रूप है इसके अंदर पुटी भवन केवल आंत्र की गुहा के अंदर ही होता है, यानी दिस प्रीसिस्टिक फॉर्म अंडरगोज एनसिस्टेशन ओनली इन द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। ये गोलीय आकार के होते हैं और प्रत्येक के चारों ओर एक पतली टफ रिफ्रैक्टाइल और लचीली सिस्ट वॉल होती है। और पहले ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, दे आर यूनिन्यूक्लिएट। और इसके पश्चात माइटोसिस द्वारा इनके अंदर जो दोनों केंद्रक हैं ये 4 भागों में विभक्त हो जाते हैं और ये टेट्रान्यूक्लिएट पुटी का निर्माण हो जाता है इनके अंदर। पुटी भवन की समस्त जो प्रक्रिया है वो कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। बाइन्यूक्लिएट से टेट्रान्यूक्लिएट जो होने की प्रक्रिया वो कुछ ही घंटों में हो जाती है। अब ये जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट्स हैं दे आर द इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो ये जो है जब ह्यूमन फेसेस द्वारा बाहर निकलते हैं तो ये 10 दिन तक जीवित रह सकते हैं, परंतु 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर यदि होगा तो ये मर जाते हैं। तो टेट्रान्यूक्लियस सिस्ट्स जो हैं इनका जो ट्रांसमिशन है मनुष्य के अंदर एंटामीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य द्वारा जो ऐसे भोजन यानी कि संक्रमित भोजन अथवा जल को लेने से होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन। और जो नए परपोषी होते हैं इनमें ये जो पुटियाँ हैं ये आहार नाल के आगे पहुंचती हैं, और जब ये पुटियाँ आमाशय से होकर गुजरती हैं तो इनकी जो पुटी भित्ति है ये आमाशय के गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव से इसकी रक्षा करती हैं, यानी ये जो भित्ति उपस्थित है वो गैस्ट्रिक जूसेस से इन सिस्ट्स की रक्षा होती है। ये 5 या 6 घंटे के पश्चात आंत्र की गुहा में ही विपुटी भवन यानी एक्सिस्टेशन इसके अंदर हो जाता है, और छोटी आंत्र में जो ट्रिप्सिन द्वारा प्रत्येक पुटी की भित्ति का भी पाचन हो जाता है, यानी कि ये जो ट्रिप्सिन मौजूद है स्मॉल इंटेस्टाइन में इससे जो है इसके आसपास की जो सिस्ट है वो भी जो है उसका भी डाइजेशन हो जाता है, एंड 10 जो टेट्रान्यूक्लियस सिस्ट्स हैं उनका एक्सिस्टेशन हो जाता है और ये मेटासिस्ट्स कहलाती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं एक्सिस्टेशन हुआ, टेट्रान्यूक्लिएट मेटासिस्टिक फॉर्म, और फिर इन मेटासिस्टिक फॉर्म्स में फिर से जो है जो यूनिन्यूक्लिएट अमीबुले हैं वो निकल जाते हैं उनके अंदर से, और फिर ये दोबारा से जो है मेटासिस्टिक ट्रोफोसाइट्स में परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इनका जीवन चक्र चलता है। अब पैथोजेनिसिटी की यदि बात करें तो आप पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री, इसकी वजह से अमीबिक डिसेंट्री होती है, एंड इट कॉजेज अल्सर्स एंड एब्सेसेस, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस, abscesses are localized collection of pus surrounded by inflamed tissue in intestinal wall। ये अल्सर्स और एब्सेसेस इंटेस्टाइनल वॉल में होते हैं क्योंकि ये जो सब म्यूकोसल लेयर है इसको भी इरोड कर देते हैं, और जब ये अल्सर बर्स्ट होता है तो इसमें से म्यूकस और ब्लड
निकलता है और वो फीसिस के अंदर, ह्यूमन फीसिस में भली भांति देखा जा सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं कि एब्डोमिनल पेन, नौसिया, फ्लॉटेंस, बॉल इरेगुलरिटी और साथ ही फटीग और हेडेक भी होता है अमीबिक डिसेंट्री के साथ साथ। इसका ट्रीटमेंट यदि देखा जाए तो वो है कि पर्सनल हेल्थ और हाइजीन रखना बहुत आवश्यक है, और जो फूड स्टफ़, ड्रिंकिंग वाटर, यूटेंसिल्स हैं उनको जो है बहुत साफ़ सुथरा और वेल कवर्ड रखना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड कंटेमिनेशन। किसी भी प्रकार से कोई भी कंटेमिनेशन हाउस फ्लाइज से हो या एंट से हो, माइस से हो, कॉकरोचेस से, जो भी हो वो इस तरीके का कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो नाखून हैं, हर प्रति व्यक्ति को जो है अपने नाखून बहुत अच्छी तरीके से काट के रखने चाहिए, और अपने जब भी ज़रूरत हो प्रॉपरली अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, और ख़ास तौर से कोई भी भोजन करने से पहले हाथ धोना बहुत आवश्यक है। इसका ट्रीटमेंट है डिफरेंट सॉल्ट्स के द्वारा होता है, जैसे कि मेट्रानिडाज़ोल, एमेटिन, आयोडीन और आयोडीन कंपाउंड्स, आर्सेनिक कंपाउंड्स कई सारे, ये जो है अमीबिक डिसेंट्री के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा बिस्मथ सप्रिट्रेट इज़ फाउंड बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग अमीबिक डिसेंट्री। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जैसे कि फ्यूमाजिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, ओरोमाइसिन, ये भी जो है इफ़ेक्टिव पाई गई हैं सीवियर इन्फेक्शन में। और जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी इन्फेक्शन जब लिवर और लंग्स तक पहुंच जाता है, तो क्लोरोक्विन भी दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है इसका जो है जो कुछ भी इन्फेक्शन है उसको मिटाना। तो बेहतर है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो ख़ास तौर से सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है आप देख रहे हैं कि दूसरी भी स्पीशीज़ हैं अमीबा की, जैसे एंट अमीबा हार्टमानी, ये भी जो है डिसेंट्री कॉज करती है। और इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं ए जहाँ की मैंने लेबल की इस चित्र में लेबल्ड है, दैट इज़ एंट अमीबा हार्टमानी, और जो बी है वो है इसकी सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हार्टमानी। तो ये भी जो है काफ़ी कुछ लगभग मिलता जुलता एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की तरह ही ये भी होता है, बट इट इज़ अ डिफरेंट स्पीशीज़। लेकिन ये कम आक्रामक होता है, मतलब इसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती इसके इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट होता है एंट अमीबा जिंजिवालिस, आप देख रहे हैं सी जो लेबल्ड है। ये जो है ये प्राय मुख के अंदर दांतों और मसूड़ों के बीच में रहता है, और जो मनुष्य पायरिया रोग से ग्रसित होते हैं उनके मुख में इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। काफ़ी समय तक ये माना गया कि एंट अमीबा जिंजिवालिस की वजह से पायरिया होता है, परंतु अब ये पाया गया है कि पायरिया रोग एक जीवाणु के संक्रमण से होता है, और ये एंट अमीबा पायरिया उत्पन्न न करके मसूड़ों के ऊतकों को नष्ट करके रोग को बढ़ा देता है, पायरिया रोग को ये बढ़ा देता है। तो इसलिए ओरल हाइजीन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो this was all about Ent amoeba histolytica and its other species. Go through this lecture once again. Thank you.